किसी का दृष्टिकोण सत्य का एक पहलू हो सकता है, पूरा सत्य नहीं। जब तक शामिल सभी के दृष्टिकोण मद्देनजर नहीं रखे जाते, सच अधूरा ही रहता है। हुई बात सोनू से? फोन उठाएगा तब बात होगा ना। पापा हर जगह देख लिया, सोनू भैया कहीं नहीं मिले। कहाँ चला गया होगा ये लड़का? मैं भी उसी का ही फोन ट्राई कर रही हूँ रामकिशोर, लेकिन सोनू फोन उठा ही नहीं रहा है। क्या मैडम जी, फोन उठाया आपका? फोन नहीं उठा रहा है वो। मैं उसका नंबर ट्राई कर रही हूँ, सिर्फ रिंग जा रही है, फोन नहीं उठा रहा। फोन नहीं उठा रहा है? हम भी सब जगह ढूंढ लिए मैडम जी, पता नहीं हमारा सोनू कहाँ चला गया है। सोनू के पापा भी काफी बेहाल हैं। देखो कविता, मेरे ख्याल से और वेट करने का कोई पॉइंट नहीं, पुलिस की हेल्प लेते हैं। पापा मैं भी आपके साथ चलूँगा। और हम भी चलेंगे आपके साथ। ठीक है, चल। सोनू का मोबाइल स्विच ऑफ नहीं है सर, रिंग तो जा रही है। रिंग तो शाम से ही जा रही है। कविता, मेरी पत्नी शाम से ट्राई कर रही है। रामकिशोर जी, सोनू के पापा, वो भी ट्राई कर रहे हैं। हर बारी रिंग ही जा रही है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। इतनी देर तक बिना बताए हमारा सोनू कभी बाहर गया ही नहीं है। अब तो 9:30 बज गया साहब। आपके बेटे सोनू का पूरा नाम सुनील पांडे है? जी। 20 साल का है? जी सर 20 साल का हो, बड़ा हो या छोटा हो, बोलकर गया था कि आएगा, पर ना ही वो शाम को काम पर लौटा और ना ही घर आया। सुनील, मेरा मतलब सोनू जब सुबह काम पर आपके घर आया था तो उसने किसी तरह का कोई हिंट दिया था कि वो कहीं जाने वाला है किसी काम वाम से? नहीं, मुझे लगा मेरे हस्बैंड को लंच देने गया। हाँ जी, मैं कह देंगी उन्होंने। सोनू टिफिन दे जाएगा आपको, ठीक है? ओके बाय। सोनू सुन, एक काम कर, अपने रंजीत सर का डब्बा पैक कर दे और उनको ऑफिस दे। जी मैडम। फिर उसने डब्बा पैक किया और जाने से पहले मुझसे 3000 रुपये मांगे। 3000? किस लिए? मैडम वो 3000 रुपये चाहिए थे मुझे, पापा के कुछ काम के लिए। अब अगले महीने की तनख्वाह से काट लेना मैडम। ठीक है। बहुत ख्याल रखते हो अपनी फैमिली का, अच्छे बेटे हो। थैंक यू मैडम। वो रंजीत सर का डब्बा देने के बाद एक छोटा सा काम है घर का, निपटा कर शाम को लौटूंगा तो ठीक रहेगा ना मैडम? हाँ हाँ, पहले अपने घर का काम कर ले, फिर आ जाना। थैंक यू मैडम। मैं फिर से मेरे काम में बिजी हो गई और फिर 1 घंटे बाद रंजीत ने कॉल किया मुझे। हाँ जी रंजीत। कविता, भूखा मारूगी क्या? सोनू नहीं पहुंचा अभी तक? अरे कमाल है, पहुंच गया होता तो फोन क्यों करता? कहते रहा सी वैसे कोई काम वाम है उन्नू, पर वो तो डब्बा देने के बात करने वाला था। आता है तो पूछता हूँ उसे। ओ जसवंत। हाँ जी सर। अपना मुंडा सोनू लेट हो गया आज। चूहे जो है ना, वो पेट में जबरदस्त भंगड़ा कर रहे हैं यार। आज कुछ बाहर से ही मंगा ले। वो काके के ढाबे की साग रोटी बहुत सही होती है, वो मंगा लूँ? सही है। 1 और घंटा बीत गया, लेकिन सोनू लंच लेकर रंजीत के पास पहुंचा ही नहीं था। मुझे थोड़ी टेंशन होने लगी कि ये लड़का आखिर रह कहाँ गया है। फिर अचानक से मैंने देखा उसने टिफिन पैक किया लेकिन वो टिफिन लेकर नहीं निकला। नहीं सर, और वो फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। तो मैंने वेट किया, सोचा कि शाम को 5:30 बजे के करीब वो आएगा तब पूछ लूँगी, लेकिन सर वो आया ही नहीं। तो तकरीबन 8 बजे के करीब मैंने उसके फादर रामकिशोर जी को फ़ोन किया। कुछ समझ में नहीं आ रहा है साहब, घर पर भी सोनू ने कुछ नहीं बताया है। आपको 3000 रुपये किस लिए चाहिए थे जो सोनू ने इनसे एडवांस में लिए? ऐसा तो कुछ नहीं था साहब। लक्ष्मी जी, आपको सोनू से घर पर दोपहर को क्या काम था? नहीं साहब,
हमने तो उससे कोई भी काम नहीं कहा था। ये सोनू आप लोगों के घर पर काम के लिए 2 बार आता है, सुबह और शाम? नहीं सर, सारा दिन काम करता है। सुबह तकरीबन 9 बजे के आसपास आता होगा नहीं? जी सर, 9 बजे के करीब वो आ ही जाता है। ब्रेकफास्ट रेडी करना, फिर लंच की तैयारी और दोपहर में घर के जो भी छोटे मोटे काम होते हैं वो सब खत्म करता है। फिर डिनर बनाकर तकरीबन 8 बजे के करीब वो अपने घर को चला जाता है। बहुत होनहार लड़का है सर, सारा काम करता है। मेरी एक ट्रांसपोर्ट की कंपनी है, तो कभी कभी दोपहर को मैं वहाँ बुला लेता हूँ, वहाँ भी अच्छा काम करता है। सर, सोनू का मोबाइल अभी भी चालू है। मोबाइल कंपनी ट्रैकिंग शुरू कर रही है। उनका कहना है कि एग्जैक्ट लोकेशन आने में कल तक का टाइम लग सकता है। फ़ोन अभी भी चालू है, बंद नहीं हुआ है। हो सकता है वो कहीं चला गया हो, बस फ़ोन नहीं उठा रहा हो। लेकिन सर वो फ़ोन क्यों नहीं उठाएगा? ये अभी कह पाना मुश्किल है, लेकिन जैसा कि आपकी मिसेज ने कहा कि वो कह रहा था उसे कुछ काम है, तो हो सकता है वो उस काम से कहीं गया हो। 20 साल का लड़का है, बालिग है, खुद कमाता है। अब अगर वो अपनी मर्जी से कहीं गया है तो ये मिसिंग केस के दायरे में तो नहीं आता। सोनू आज तक कहीं भी अकेले नहीं गया है। अमरा जी बहुत घबरा रहा है। लक्ष्मी जी, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हमें 24 घंटे इंतजार करना होगा। अगर देर रात तक या सुबह तक सोनू आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करेंगे और ढूंढ निकालेंगे आपके सोनू को। राम किशोर जी, वैसे मुझे इंस्पेक्टर की बात सही लग रही है। हो सकता है कि सोनू कहीं किसी काम से ही गया हो और ना चाहता हो कि आप लोग उसे रोकें। मुझे लगता है कि हमें सुबह तक वेट करना चाहिए। राम किशोर जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, कल सुबह तक सोनू का फ़ोन ज़रूर आ जाएगा, या फिर वो खुद ही आएगा। पापा, कल सुबह फिर से सोनू भैया को फ़ोन करते हैं, और अगर भैया कल सुबह भी फ़ोन नहीं उठाएंगे तो फिर से पुलिस स्टेशन जाएंगे। कविता, कल के लिए चला लो प्लीज़। कल भी अगर सोनू नहीं आया तो परसों के लिए जसवंत से बात करके किसी और को बुला लेंगे। मैं तो कहता हूँ हो सके तो निर्मला को ही बुला लो फिर से। ठीक है। क्या सोनू की खोज कभी जमीन के नीचे तक पहुंच पाएगी, जहां सोनू हमेशा के लिए सो चुका था? क्या कभी किसी को पता भी चल पाएगा कि सोनू का कत्ल हुआ और क्यों हुआ? नमस्ते मैडम जी, कल रात फ़ोन किया था आपने? हाँ, एक दिन के लिए काम पर आ सकती है आज से? हाँ मैडम जी, पर एक दिन ही क्यों, हमेशा के लिए रख लो ना पहले जैसे। ठीक ही तो काम कर रही थी मैं। आज के लिए फ्री है क्या? हाँ मैडम जी, मैं भी झाड़ू पोछा करके जाती हूँ, 10 बजे आके बाकी का काम ख़त्म कर दूँगी। पर मैडम जी, मुझे हमेशा के लिए रख लो ना पहले जैसे, हम दोनों का ही फ़ायदा है। सर, वो लड़का सोनू, सुनील पांडे जो है, कल रात वाला मामला ना, कॉल किया उसने? नहीं सर, उसके फादर ने उसके नंबर पे कॉल किया था, लेकिन स्विच ऑफ आया। फिर मैंने भी उसका फ़ोन चेक किया सर, लेकिन अभी भी स्विच ऑफ है। इस सुनील पांडे और सोनू के फ़ोन लोकेशंस निकालो, पता करते हैं कहाँ गया और क्यों गया। सर, कल दोपहर 1:25 पर सोनू की फोन लोकेशन अमृतसर बस अड्डा है। तकरीबन 2:30 बजे के आसपास अमृतसर बस अड्डे से मूवमेंट शुरू होती है सर, वाया जालंधर, फगवाड़ा, लुधियाना, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत।
उसके बाद दिल्ली में मोबाइल स्विच ऑफ हुआ। दिल्ली में कहाँ? ISBT, कश्मीरी गेट। आखिरी लोकेशन दिल्ली? जी सर। ये सोनू दिल्ली क्या करने गया होगा? हेलो। रामकिशोर जी, आपका दिल्ली में कौन है? क्या है वहां पर? दिल्ली? सोनू का फोन दिल्ली में बंद हुआ। सोनू दिल्ली काहे के लिए जाएगा साहब? ये तो आप बता सकते हैं। क्या सोनू? दिल्ली? पर सर सोनू ने कभी दिल्ली का मेंशन ही नहीं किया। आपने कहा था लगभग दोपहर के 1 बजे सोनू घर से निकला था। सर मैंने दोपहर कहा था, लेकिन टाइम एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है। लगभग 1:30 बजे उसका सेल फोन लोकेशन है अमृतसर बस स्टैंड। फिर वाया पंजाब हरियाणा होते हुए दिल्ली में उसका फोन स्विच ऑफ हुआ। दिल्ली में कश्मीरी गेट ISBT। बड़ी अजीब बात है सर, मेरे को कल से ही लग रहा था कुछ प्रॉब्लम है। और सोनू ऐसा लड़का है नहीं जो अपने काम की जगह से बिना इन्फॉर्म किए कहीं चला जाए। और घर से नहीं सर, कोई चांस ही नहीं है। फिरौती? पर ये रामकिशोर तो दिहाड़ी मजदूर है सर। फिरौती ना से ही, पर कोई तो वजह होगी। ये लड़का बिना अपने घर बताए, बिना अपने काम की जगह बताए ऐसे ही कहीं चला गया, जिसने पहले कभी नहीं किया। कहीं कोई और बात तो नहीं सर? हो सकता है, पर बात है क्या? इसे गए हुए 24 घंटे से ऊपर हो गए। मिसिंग केस बनता है। नहीं रंजीत, कुछ पता नहीं चला है। सोनू का फोन उनको दिल्ली में मिला है। मतलब कुछ बता रहे थे कि दिल्ली में बंद हुआ है। अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ। मैडम जी, मैंने घर का सारा काम कर दिया, मैं चलती हूँ। शाम को वापस आना है? हाँ निर्मला। मैडम जी, मुझे हमेशा के लिए रख लो ना, क्योंकि मुझे नहीं लगता है लड़का सोनू वापस आने वाला है। तो कुछ जानती है सोनू के बारे में? नहीं नहीं मैडम जी, वो तो अभी आप फ़ोन पे बात कर रही थी ना, तो मैंने सुना। तो शाम को आ, तब बात करते हैं। जो आपकी मर्जी मैडम जी, लेकिन एक बात कह देती हूँ, घर काम जवान लड़कों के लिए बिल्कुल नहीं है। मोहित, ऐसा तो नहीं है कि ये लड़का किसी लड़की वड़की के चक्कर में कहीं भाग गया हो? कुछ कह नहीं सकते सर। 20 साल का लड़का है, पर शायद इसके माँ बाप को भी इस बात का पता नहीं होगा, वरना ये बात निकलती जरूर। ये भी तो हो सकता है कि माँ बाप को पता हो, बताना भूल गए, उनके दिमाग से निकल गई। ना, हमारा सोनू ऐसा नहीं कर सकता। वो लोग कुछ भी बोल रहे हैं। बोल नहीं रहे थे, पूछ रहे थे लड़की वड़की के चक्कर के बारे में। हम तो सीधा ना बोल दिए। मोनू, तुझे कुछ पता है क्या? तेरे भैया की है क्या कोई? सोनू भैया की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। और अगर कोई लड़की पसंद वसंद होती भी तो सबसे पहले हम लोगों को नहीं बता देता। आज तक सोनू हम लोगों से कोई बात छुपाया है क्या? तो फिर खुद कहाँ छुप गया हमारा बिटुआ? हमारे सामने क्यों नहीं आता? हाय हाय, कितनी कमाल दी एक्टिंग कर दी तू शर्माने दी, एकदम नई दुल्हन वर्गी। काश तू भी दूल्हे राजा की एक्टिंग कर ही लेता। किसने देखा तो नहीं तुझे आते हुए? मुझे क्या पता। वैसे कदों तक रहेंगे तेरे माँ बाप, कर दूं बाहर। परसों तक नहीं लौटेंगे। पूरे 3 दिन तक अकेली हूँ मैं इस घर में। अच्छा, तो मेरी शर्मीली दुल्हन, चल तेरे अकेलेपन का इलाज कर दिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर किसी कुड़ी बूढ़ी का तो पता नहीं, पर एक बात और सामने आई है। 10 ये जो अपने रंजीत साहब हैं, जहाँ सोनू काम करता है, वहाँ पर पहले निर्मला नाम की नौकरानी भी काम करती थी। निर्मला का सोनू के साथ कोई चक्कर वक्कर था क्या? ये तो मालूम नहीं है, पर निर्मला का चक्कर एक गौतम खत्री नाम के बंदे से चल रहा है, जो हिस्ट्री शीटर है। और सुनने में आया जब सोनू को काम पर रखा गया था, कि निर्मला काफ़ी गुस्से में आ गई थी। उसे लग रहा था कि सोनू ने उसकी नौकरी छीन ली। और तुझे लगता है कि निर्मला ने गौतम खत्री के साथ मिलकर सोनू को? मालिक आंकड़े दे दिए, गणित आप कर लो। मुझे ये गौतम खत्री भी दे दे। निर्मला के माँ बाप आनंदपुर साहब जा रखे हैं मत्था टेकने।
और 2 दिन से गौतम निर्मला के घर में पड़ा है। 4 दिन हो गया साहब। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। सोनू हमको छोड़कर किसी लड़की के संग नहीं भाग सकता है। वो तो एक एक पाई घर के लिए कमाता है। 15 साल के उम्र से काम कर रहा है। पढ़ाई इसलिए छोड़ दिया ताकि हमारे काम में हाथ बटा सके, कम से कम मोनू का पढ़ाई ठीक से हो सके। सोनू बहुत नेक और सीधा लड़का है साहब। मैं समझ सकता हूं। देखिए, हमें सोनू को ढूंढकर आप तक पहुंचाना है, इसलिए हम ये सब पूछ रहे हैं। इस वक्त मैं यही कहूंगा कि हर चीज की संभावना है, पर जरूरी नहीं है कि वो सच हो। आप हिम्मत रखिए रामकिशोर जी। छो अरे ओ सर जी 6 महीने तो मैं कुछ किया ही नहीं। आप देख लो, मैं जेल भी पूरा काट के आया। जेल भी तुझे देखने को तरस रही है। बोल, क्या किया तूने सोनू के साथ? सोनू? और कौन सोनू साहब जी, कौन सोनू? मेरा किसी सोनू वोनू से कोई वास्ता नहीं, मैं नहीं कहीं जा रही। तू चलेगी, तुझे घसीट कर ले जाऊं। निर्मला, सीधी जाओ और सीधे सीधे इनके सवालों का जवाब दे। अरे पर मैडम जी, आपने मेरे को वापस बुलाया तो मैं आई। अब ये सोनू कहाँ गया, क्यों गया, मेरे को क्या लेना देना उससे? तुसी शुरू करो सर जी। मारो पीटो कुटो, बचपन तो लेके आज तक जदों भी मैं पकड़ा गया हूं ना, किसी फिल्म की स्टोरी की तरह पूरा का पूरा कांड मैंने पुलिस में दस्या है। किसी तो भी पूछ लो आप जाके बाहर। लेकिन सर जी, इस वेले मेरे कोल कोई स्टोरी नहीं है, क्योंकि ये सोनू है कौन मैनू नहीं पता सर जी। स्टोरी तो है गौतम, लव स्टोरी। निर्मला जो बहुत खवा थी सोनू से, क्योंकि जहां वो पहले काम करती थी उसकी जगह पर सोनू को रख लिया गया था। और रख लिया गया होगा सर जी, पर तुसी खुद ही सोचो, एक नौकर ते नौकरानी दे 2 टके ते झगड़े दे विच मैं मर्डर शर्डर क्यों करूंगा सर जी? मर्डर की बात तो मैंने अभी तक कही नहीं थी। गायब कहा ना सर जी। अब इंसान के बच्चे को कोई जेब विच रख के तो गायब करता नहीं है, इसीलिए मैंने कहा मर्डर। साहब, आप इस थाने में ईमानदारी से काम करते हैं सालों से, फिर बड़े साहब आपको हटाकर किसी एरे गहरे को आपकी कुर्सी पर बिठा देते हैं। आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? तो तुझे सोनू के साथ इतनी ज्यादा नफरत थी? मैं रंजीत साहब और कविता मैडम के घर सालों से काम करती थी, फिर 2 साल पहले किसी ढाबे से उठा लाए उस सोनू को, और 2 साल के बाद तूने उसे उठा लिया। अब तू मुझे साफ साफ बता निर्मला, इस गौतम के साथ मिलकर सोनू के साथ तूने क्या किया? मुरब्बा बना दिया उसका साहब, और पराठों के साथ निकल गई। लाश कहाँ है उसकी? अरे साहब, रोज एक काम हाथ से जाता है तो 4 काम हाथ आते हैं। अब कविता मैडम ने खुद मुझे फोन करके वापस बुलाया तो मैं काम पर गई। भला मैं सोनू को क्यों मारूंगी साहब? किसी पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा है मुझे। ये बोले तो ठीक, वरना इसका अच्छी तरह से मुरब्बा बनाओ और इसी को चखा दो। ले जाओ इसे। अरे साहब सोनू कोई दूध पीता बच्चा थोड़ी है साहब, मैं उसे क्यों मारूंगी साहब? भाग गया होगा किसी के साथ। अमृतसर जलंधर हाईवे पर टकरीवाल के पास है ढाबा जी। हम 7-8 बार ही गए वहाँ, खाना बड़ा अच्छा होता है। फिर एक दिन रहा नहीं गया तो ढाबे के मालिक से पूछ ही लिया। ओ बच्चा है जी अभी, लेकिन बाबा जी की मेहर है उस पर, उसके हाथों में तो मैजिक है जी मैजिक। फिर देर किस बात की पाजी, एक बारी मिलाई दो। ओ छोटू, जरा सोनू को भेज जल्दी। और लो आ गया अपने ढाबे का स्टार सोनू द ग्रेट। वाह क्या खाना बनाता है, ये ले रख ले। और रख ले पुत्र, कोई गल नहीं। थैंक यू सर जी। फिर जब मैं अगली बार वहां गया तब मैंने सोनू से पूछ ही लिया। ओ जी तुसी फिक्र ना करो, तुम्हारे सारे ट्रक निकल गए टाइम पे। हाँ जी, वो एक्साइज नाके पे। हाँ जी, हाँ जी, मैं आपको फोन करांगा जी। सत श्री अकाल। ओए सोनू जी, यहाँ तो पिछली बारी तूने कहा था कि तू राणा नगर अमृतसर का रहने वाला है। हाँ सर जी। मतलब इतनी दूर से तू रोज आता है खाना बनाने? दरअसल मैंने शुरुआत यहीं से की, यहीं सीखा और यहीं पे लगा हूँ। कितना देता है करतार सर? 2000। क्या पूरे महीने का सिर्फ 2000 रुपए? सर जी मैंने 5000 रुपए से स्टार्ट किया था, आज की तारीख में 8000 रुपए देता हूँ। ऑफिस के कामों के लिए अलग से देता हूँ। बहुत ही मेहनती लड़का है सर, बहुत स्मार्ट लड़का है वो। I mean, गरीबी की वजह से उसका स्कूल ज़रूर छूट गया, लेकिन सीखने की लगन उसमें कभी कम नहीं हुई थी। आप यकीन नहीं मानेंगे, पहली बार वो मेरे साथ कंप्यूटर पर बैठा था और सिर्फ 4 घंटे में सारे बेसिक्स सीख गया था। ये लड़का ऐसे ही तो गायब नहीं हो सकता।
मेरा मतलब अपने आप तो ऐसे ही कहीं नहीं जा सकता। बहुत डाउटफुल है सर जी। ढाबे का मालिक करतार सिंह, उसे तो अच्छा नहीं लगा होगा। उसके ढाबे के स्टार को आप जो छीन लाए थे। एक्चुअली जब सोनू ने वहाँ का जॉब छोड़ा और मेरे पास आया, उसके कुछ ही दिनों बाद मैं करतार सिंह के ढाबे पे फिर से रुका था। फिर करतार सिंह से भी मिला और खफा था मुझसे, कहने लगा तूने जो किया गलत किया, मेरा सबसे बेहतरीन कुक छीन लिया। कोई धमकी वमकी? धमकी नहीं, लेकिन नाराज बहुत था। पर सर जी उस बात को भी 2 साल बीत चुके हैं। सर जी मैंने धमकी दी थी, पर उस आदमी को नहीं, सोनू को दी थी धमकी। और चल दफा हो यहाँ से, नहीं करता तेरा मैं हिसाब। की कर लेगा तू? पाजी ऐसा तो ना कहो पाजी, मैंने इतने सालों इतनी मेहनत से आपके यहाँ काम किया है, खाना बनाया है, वो भी इतने कम पैसों में। और चुप कर कमीनिया, खाना बनाया है और प्याज और लहसुन के बीच का फर्क नहीं मालूम था तेरे को। मैंने हाथ पकड़ पकड़ कर सिखाया है तेरे को। पोचा नहीं मारना आता था तेरे को, फिर भी तेरे को रख लिया मैंने अपने ढाबे पे तरस खा के। पाजी आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा, पर रंजीत सर का घर बिल्कुल मेरे घर के पास में है, पैसे भी दुगने दे रहे, वो दुगने से भी ज्यादा। तो दफा होना यहाँ से। पाजी हिसाब कर दो ना पाजी। करूंगा पुत्र, एक न एक दिन मैं तेरा हिसाब जरूर बराबर करूंगा। सिर्फ खाना बनाना नहीं सर जी, जीने की तमीज सिखाई थी मैंने उसे। सिर्फ 15 साल का था जब वो यहाँ आया था। एक एक चीज मैंने उसे अपने हाथों से सिखाई थी, बिल्कुल एक गुरु की तरह। और वो दगा दे गया साला। और उस दगा के 2 साल बाद तुमने अपनी गुरु दक्षिणा वसूल कर ली, उसे गायब करके। जिसने भी आपको यह खबर दी है कि मैं सोनू पे गुस्सा था, गुस्से में मैंने उसे धमकी दी, तो सर जी खबर तो खबर होती है, और जरूरी नहीं है कि हर खबर सच्ची हो। हाँ तो सच क्या है आप बताइए। सच ये है साहब जी कि हाँ मैंने तब उसका हिसाब नहीं किया था, लेकिन 6 महीने बाद मैंने उसके वो 2000 रुपये उसके कार भेज दिए थे उसके बाप के पास। जाओ पूछ लो उनसे। 2 साल पहले छोड़ गया था, बच्चा था, अपनी बच्चा था, और बच्चों से बदला लूं, इतना छोटा मैं नहीं हूं साहब जी। ये सोनू वाकई में गुमशुदा है, या फिर ये एक मर्डर केस है जिसे हम एक मिसिंग केस समझ रहे हैं? लेकिन मर्डर की तरफ अभी तक कोई ठोस इशारा तो नहीं मिला है सर। नहीं मिला है, बस एक बार गौतम के मुंह से मर्डर निकला था। एक नौकर ते नौकरानी दे 2 टके ते झगड़े दे बीच मैं मर्डर शटर क्यों करूंगा सर जी? लेकिन सर मर्डर केस बनने के लिए किसी मोटिव का होना जरूरी है, कोई तगड़ा सस्पेक्ट हो। अब ये निर्मला, गौतम और वो ढाबे वाला करतार सिंह, इन तीनों के मोटिव्स काफी हल्के हैं सर, और इन तीनों के स्टेटमेंट में कोई झूठ भी तो नजर नहीं आ रहा है। बहुत अजीब है, इस केस में अभी तक हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है। 1 महीना हो गया आज। ऐसा क्या काम रहा होगा जिसके लिए सोनू ने मैडम जी से 3000 रुपया लिया, बिना कुछ बताए कहीं चला गया। डेढ़ महीने के दर्दनाक सन्नाटे ने सोनू के भाई मोनू को हताश कर दिया था। उसने फ्रस्ट्रेशन में, गुस्से में, दुख में एक तुक्का लगाया। उसने अपने भाई का नंबर डायल किया बिना किसी उम्मीद के कि इससे कुछ होगा, लेकिन उस दिन कुछ हुआ। मंजीत गिल? कौन है मंजीत गिल? मुझे नहीं पता सर, भैया की याद आ रही थी तो मैंने ऐसे उनका नंबर डायल किया। इस बंदे ने फ़ोन उठाया, मैंने पूछा क्या है आपका फ़ोन है, तो कहने लगा ओ ना जी ना, अगर सच कहूँ तो ये मेरा फ़ोन तो है ही नहीं जी। हाँ, ये फ़ोन मेरे बड़े भाई सुनील पांडे का फ़ोन है। ओ ते तो मोनू हो गए, नाम तो यही फ्लैश हुआ था मोबाइल पे। जी मैं मोनू ही हूँ। मंजीत जी आप कहाँ हो? ओ जी मैं तो अमृतसर में हूँ, तुसी कहाँ से गल करते पे हो? देखिए आप फ़ोन मत काटिएगा, मेरा बड़ा भाई 1 महीने से गायब है। गायब? उसने कहा उसे सोनू भैया का फ़ोन किसी बस में पड़ा मिला।
उठा लो इस मंजीत गिल को। ओ साहब जी, मेरा तो जी बिजनेस है सब्जियां दा जी। ओ जी कुछ दिन पहले मैं अपने भरा को मिलने गया था जी कुरुक्षेत्र। जब वापस लौट रहा था तो बस में मुझे ये मोबाइल पड़ा मिला, अमृतसर उतरने से पहले जी। सदर बाजार आ गया जी। वो सदर बाजार उतरने वाला कोई है? हाँ जी, मुझे उतरना है। रब दी सो सर जी, मैं झूठ नहीं दस रहा। मुझे फ़ोन बस में पड़ा मिला था जी। जी मैं तो इन बंदों को भी नहीं जानता, कभी मिला तक नहीं जी मैं इन बंदों से। कब की बात है? 4 सितंबर की बात है जी। मैं अपने भरा को मिलने गया था कुरुक्षेत्र। तकरीबन कुछ 2 हफ्ते हो गए होंगे जी। और इन 2 हफ्तों में तुम्हें एक बार भी इस बात का ख्याल नहीं आया कि चलो पता करते हैं फ़ोन किसका है? सर सच कहा तो मैं फ़ोन के बारे में भूल ही गया था सर। वो कल रात मैंने अपनी फ़ोन डायरी निकालने के लिए बैग में हाथ डाला तो तब मुझे ये फ़ोन मिला। मैंने देखा तो बैटरी डेड थी, मैंने उसे चार्ज किया तो सर आज सुबह इस मोनू का फ़ोन आया था जी। ये जो कुरुक्षेत्र वाली बस थी दिल्ली से आ रही थी? जी सर, दिल्ली से। दिल्ली से। अमृतसर सेंट्रल बस अड्डे से कांटेक्ट हुआ। उनका कहना है कि कंडक्टर्स और ड्राइवर्स तो चेंज होते रहते हैं, पर वो बस दिल्ली अमृतसर रूट की ही बस थी। और सर ये मंजीत, ये तो कुछ भी याद नहीं कर पा रहा है कि वो बस कौन सी थी। हाँ लेकिन फ़ोन तो उसे बस में ही मिला था ना। मैडम जी प्लीज़ ज़रा जोर देकर याद कीजिए ना। सोनू भैया ने एक बार भी दिल्ली जाने का जिक्र नहीं किया। नहीं मोनू, उसने बस यही कहा कि पापा का कोई काम है, 3000 रुपए लिए मुझसे, लेकिन ये बताया नहीं कि वो जा कहाँ रहा है या कब लौटेगा। पता ही नहीं चल रहा है कि सोनू भैया दिल्ली क्यों गए थे। क्या हुआ? दिल्ली तो अमृतसर बस में सोनू का फोन मिला उन लोगों को। मतलब किसी और के पास था? कोई मंजीत गिल अमृतसर का, उसे मिला फोन उसका। फ़ोन भले ही दिल्ली घुमाया हो सूरी, पर मुझे लगता है कि सोनू कभी अमृतसर से बाहर गया ही नहीं, वो यहीं है। सर एक फिल्म देखी थी मैंने जिसमें क्रिमिनल्स पुलिस को गुमराह करने के लिए अपने ही किसी आदमी का फ़ोन बस में छोड़ देते हैं। मुझे लगता है सर कोई फिल्म की इस कहानी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गया है। और हम फिल्मी पुलिस की तरह गुमराह हुए हैं सूरी। अभी तक हम कई काल्पनिक थ्योरीज पर काम कर रहे थे, जबकि सच कहीं और ही छुपा है। नो सर, सोनू की अपनी फैमिली के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो अपने माँ बाप को, अपने छोटे भाई को बहुत प्यार करता है। सोनू ने बताया नहीं था कि वो 3000 रुपये क्यों ले रहा है? आप लोग ये सवाल मुझसे चौथी बार पूछ रहे हैं। सोनू के मिलने तक ये सवाल दर्जनों बार पूछा जा सकता है मैडम। हर बार ये सवाल अलग होता है, पर मेरा जवाब तो वही है ना। ऐसा आपको लग रहा है कविता जी। क्या बात है सर? आपने कहा मेरी पत्नी कविता भी यहाँ है। जी, हमें आप दोनों से बात करनी थी। लेकिन मेरी पत्नी कविता कहाँ है सर? बलवंत सर उनसे पूछताछ कर रहे हैं। आप बैठेंगे यहाँ? सोनू को क्यों मार डाला? क्या? ये क्या बेहुदा सवाल है? सिंपल सा सवाल है कविता जी। सोनू को किसने मार डाला? आपके हस्बैंड ने या फिर आपने? आप अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस हद तक गिरेंगे? हम पर आरोप लगाएंगे? आरोप नहीं लगा रहे रंजीत ठकराल, जो हकीकत है बस उसकी डिटेल मांग रहे हैं। अरे कौन सी हकीकत? वही जो तुम्हारी पत्नी कविता हमें साफ साफ बता चुकी है कि तुमने सोनू का कत्ल कर दिया। क्या? क्या? मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैंने सोनू को मारा? जी, और उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली अमृतसर बस में सोनू का फोन आपने रखवाया था। तुम्हारी पत्नी कबूल कर चुकी है कि तुमने ही सोनू को मारा है और तुमने ही सोनू का फोन उस बस में रखवाया। नॉनसेंस, एब्सोल्युटली नॉनसेंस। अब हमें साफ साफ ये बताओ कि तुमने उस फोन को खुद बस में रखा था या किसी को भेजा था? ये सरासर झूठ है। मैंने सोनू का फोन वोन नहीं रखवाया है। तो फिर किसने रखवाया? आपके हस्बैंड रंजीत ने? मेरी वाइफ ने ऐसा कहा। हाँ,
और ये भी कि कत्ल तुमने किया है। अरे मनगढ़ंत बातें ये जो आप लोग कर रहे हैं। गेम खेल रहे हैं आप लोग हमारे साथ। मर्डर कोई गेम नहीं होता है कविता जी, संगीन जुर्म होता है जो आपने किया। सोनू की कातिल हैं आप। झूठ बोल रहा रंजीत, कातिल मैं नहीं हूं, वो है। उसी ने सोनू को मार डाला, गोली मार दी सोनू को, और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। नॉट बैड, तुम तो बहुत जल्दी सीख रहे हो। मैंने पहले भी थोड़ा सीखा है ना मैडम जी, स्कूल में। तो अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मेरे लिए ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर दो तो कर पाओगे? जरूर मैडम जी, बस 1-2 बार आप मुझे सिखा देना, उसके बाद मैं ढंग से कर दूँगा। इतना भरोसा कर सकती है आप मुझ पर? मुझे तुम पर पूरा भरोसा। अरे रंजीत, तुम कब आए? प्रणाम सर जी। लंच के लिए आए हो? 3 गोलियां मार दी सोनू को। उस बेचारे ने ऐसा क्या कर दिया था कविता जी? ये क्या कर दिया तुमने? हाँ, क्या कर दिया? सोनू बेचारे ने किया क्या था? क्यों मार दिया? बोलो ना, बोलो। तुमसे कुछ पूछ रही हूं, बताओ क्या किया था? क्या किया था उसने? बताओ ना। नहीं सोनू, ऐसा मत करो ना। सुबह आ जाओ, शाम को भले ही छुट्टी कर लेना। मैं बोल रही हूँ ना तुम्हें, मेरी बात मानो। सुबह आ जाओ। सच्ची? वाह, वेरी गुड सोनू। तुम सुबह आओगे ना, तब आराम से बैठ कर बातें करेंगे। मैं सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी तुमको। हाँ, अरे बाबा कोई बात नहीं, तू लेट आ जा थोड़ा। ठीक है, बाय। इतना गुस्सा अंदर दबा के रखोगे सर जी तो नसें फट जानी आपकी, और फायदा किसका होना है? उसी का। देखो सर जी, भाभी जी घर पे अकेली होती हैं और ये लड़का मौका देख के चौका मार रहा होगा, और हो सकता है भाभी जी अपना अकेलापन दूर करते करते आ गई हो उसके शिकंजे में। लड़का बहुत तेज है सर जी, मेरी ठोकने से कुछ नहीं होना सर जी। ठोक दो साले नू। क्या कह रहा है जसवंत? सही कह रहा हूं सर जी, निकालो बंदूक और ठोक दो साले नू। ना रहना बांस और ना बजनी है बांसुरी। तुम पागल हो गए हो रंजीत? हाँ, पागल हो गया हूं मैं कविता। पिछले 6 महीने से तुम दोनों के बारे में ये सोच सोच के कि तुम दोनों के बीच में क्या होता होगा, इस घर में, इस कमरे में, इस बिस्तर पे। इतनी गंदी बात तुम सोच भी कैसे सकते हो? अरे ये मुझे अपनी बड़ी बहन मानता था, मैं इसे छोटे भाई की जैसे ट्रीट करती थी। और अगर तुम्हारे मन में वहम आ भी गया तो कम से कम एक बार मुझसे बात तो की होती रंजीत। मैं तुम्हारा वहम दूर कर देती। तुमने कुछ सोचा नहीं, कुछ बोला नहीं, और गोली चला दी। क्या तुम दोनों के बीच में कभी कुछ नहीं था? कभी तुम और... नहीं रंजीत नहीं, सोनू अपने माँ बाप का, अपने छोटे भाई का इकलौता सहारा था, एक होनहार लड़का था। मैं तो सिर्फ एक मदद का हाथ दे रही थी उसे, ताकि वो आगे बढ़ सके, और कुछ भी नहीं था। देखो सर जी, जो होना था वो हो गया, अब मरे हुए को जिंदा तो कर नहीं सकते। तो अब कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना होगा कि लगे जो हुआ है वो कभी हुआ ही नहीं। बहुत बड़ी गलती हो गई कविता। खून गलती है कविता। देखो कविता, हस्बैंड होना तुम्हारा, हमें पूरी लाइफ एक साथ गुजारनी है। प्लीज मेरी मदद कर दो। ऐसा सोचो कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ नहीं हुआ है कविता। प्लीज मेरी मदद कर दो, प्लीज। मैं उसकी बातों में आ गई थी, चुप रहकर उसकी मदद की मैंने।
बस में फोन रंजीत ने ही रखा था। तुम दोनों को क्या लगता है कि हमने तुम दोनों की अलग अलग क्वेश्चनिंग करके तुम दोनों को आपस में भिड़वा दिया और सच सामने आ गया? नहीं, दरअसल तुमने खुद अपने आप को हमारे हवाले कर दिया। दिल्ली तो अमृतसर बस में सोनू का फोन मिला उन लोगों को। मतलब किसी और के पास था? अमृतसर का ही कोई मंजीत गिल है, उसे मिला था सोनू का फोन। जसवंत ने कहा था कि बसें अलग अलग रूट पे भेजी जाती है। अब पूरे फंसे, फोन पुलिस के हाथ लग चुका है, अब क्या करेंगे? मुझे नहीं पता रंजीत, तुमने जो किया वो गलत था, और आज तक जो हमने किया और जो करते आ रहे हैं वो भी गलत ही है। देखो कविता, जो हो गया सो हो गया, ठीक है ना? अब बस हमें शक से बचना है और पुलिस को हमसे दूर रखना है। कब तक शक से बचते रंजीत? अपने किए से कब तक भागते? हमें तुम दोनों पर पहले से ही शक हो गया था कि इन मीठी मीठी बातों के पीछे कुछ तो है जो बहुत खट्टा है, इसलिए हमने तुम दोनों पर पैनी नजर रखी हुई थी। सर जी, रंजीत ठकराल और उसके ऑफिस के बंदे ने नदी में अभी कुछ फेंक दिया पुल के ऊपर से। क्या फेंक दिया? ठीक से कुछ दिखा नहीं दूर से, पर मुझे किसी की अस्थियां जैसी लग रही थी। जसवंत, बाई चांस अगर पुलिस को हम पे शक हो गया तो घर की तलाशी हो सकती है, और सामने वाले प्लॉट की भी। तुम आज रात घर आ जाओ, अस्थियां खोद निकालते और फेंक देते कहीं। कविता इस बात की गवाह थी कि रंजीत और जसवंत ने सोनू की लाश को एसिड से जलाकर उनके घर के सामने वाले प्लॉट में दफना दिया था। पुलिस की डाइविंग टीम द्वारा लंबे सर्च ऑपरेशन के बाद भी पुलिस को सोनू की अस्थियां मिली ही नहीं, जो रंजीत और जसवंत ने उस नदी में फेंकी थी। पर जिस गड्ढे में सोनू के शव को दफनाया गया था, फोरेंसिक टीम को वहां से बाल, नाखून और थोड़े ब्लड सैंपल्स मिले। वो टिफिन तैयार करना, रंजीत का फोन आना, 3000 रुपए मांगना, घर के काम वाली बात, सब कुछ मन गढ़ंत था ना कविता जी? उसने 3000 रुपए मांगे थे, सुबह सुबह आते ही मांग लिए थे सर। क्यों चाहिए थे उसे 3000 रुपए? वो पापा का बर्थडे आ रहा है ना मैडम, तो उनके लिए कुछ लेना है। अच्छा, क्या गिफ्ट ले रहा है वैसे पापा के लिए? मोबाइल फोन मैडम, उनका वाला फोन तो इतना घिस गया है, 6 महीने से तो रबर बैंड बांध रखा है उन्होंने, और उस फोन से ठीक से बात भी नहीं हो पाती है। ये ले, बहुत अच्छा बच्चा है तू। थैंक यू मैडम। तो ये थी सारी सच्चाई। देखिए, हमें गड्ढे से जो उसके अंश मिले हैं, उसकी और आपकी डीएनए मैचिंग होगी। इसके लिए आप लोगों को हॉस्पिटल में जाना होगा। क्रियाक्रम करने जैसा ऐसा कुछ भी नहीं मिला। सभी आरोपियों पर आईपीसी की धारा 302 के तहत मर्डर के और धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के चार्जेस लगाए गए हैं। डीएनए टेस्ट के रिजल्ट्स अभी आने बाकी हैं। पुलिस ने सोनू की हत्या में इस्तेमाल किया गया पिस्तौल रंजीत के पास से बरामद कर लिया है। ढाबे से कम वेतन वाली नौकरी से निकालकर सोनू को बेहतर तनख्वाह और ट्रेनिंग देने वाले इस जोड़े की सच्चाई काल्पनिक परतों में छुपाई गई थी।
और जब पर्दाफाश हुआ तो सोनू के माता पिता और भाई बुरी तरह से हिल गए। हम सबकी जिंदगी में कोई ऐसा होना चाहिए जिसके हाथों में सही और गलत का कॉम्पस हो, जो हर कदम पर हमें उस कॉम्पस की सुई दिखाता रहे, एक नैतिक जीपीएस की तरह, और जो हमेशा सच और सही का सपोर्ट करे, झूठ का कभी नहीं। कविता ये जीपीएस हो सकती थी, वो रंजीत को कानून तक पहुंचा सकती थी, लेकिन उसने जुर्म का साथ दिया और खुद गुनहगार बन गई। सोचने वाली बात है कि जिस रिश्ते को बचाने के लिए किसी जुर्म को छुपाना पड़े या उसका साथ देना पड़े, तो फिर उस रिश्ते में ही कोई खोट है, जो इंसान को बेहतर बनाने की बजाय एक गुनहगार बना देता है। शाजिया, इरशाद को आवाज़ दे बेटा, खेलता रहेगा तो होमवर्क कब करेगा? जी अम्मी, अभी बुला के आती हूँ। ले ले ले, जल्दी ना, दे दे दे। अरे यार, अशरफ जल्दी। इरशाद अम्मी बुला रही है, मेरी बैटिंग नहीं आई अभी तक। पढ़ाई कौन करेगा? मैं थोड़ी देर में आऊंगा। ठीक है, मैं अम्मी को बोल देती हूँ फिर। बॉल जल्दी बॉल। अम्मी, हाँ इरशाद अभी खेल रहा है, थोड़ी देर में आएगा। ठीक है, मैं तब तक कमरा तैयार कर दूँ? तीनों कमरों की बेडशीट चेंज कर लेना, 1 घंटे में सब आना शुरू कर देंगे। ठीक है। और सुन, तो खुद भी थोड़ा तैयार हो जाना। जी अम्मी। शाजिया। जी अम्मी। बेटा वाहिदा को फोन करके पूछ, मुस्कान और अलविरा क्यों नहीं आई 3 दिन से? तबीयत तो ठीक है उनकी? ठीक है अम्मी, अभी फोन करती हूँ। सब्जी वाला बॉल जल्दी बॉल, मोइन बॉल। अस्सलाम वालेकुम रुबीना भी। वेलकम अस्सलाम। रुबीना भी वो बैठना। पर आप जरा जल्दी आ गए हैं, लड़कियों को आने में वक्त है अभी, लगभग 1 घंटा लग जाएगा। तो अंदर ही इंतज़ार कर लेता हूँ, अभी जाके फिर से कहाँ हूँ। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। कौन है ये? ये ले। अरे आउट है। आउट है। दे बैठ ले। क्या हुआ? प्यास लगी यार, घर पे जाके फ्रिज वाला पानी लाना। अभी पानी लेने जाऊंगा तो अम्मी रोक लेगी, नहीं आ पाऊंगा। अबे कुछ नहीं रोकेगी यार, तू जाना, गला सूख रहा है, जाना रे। हाँ यार ठीक है, चल जा चल खेल। इधर का डब्बा भी ले ले। मुश्ताक भाई जल्दी घर चलिए। क्या हुआ? रुबीना भी को किसी ने गोली मार दी। क्या? रुबीना! हटो! रुबीना! रुबीना शेख और उनकी बेटी साजिया शेख दोनों डेड ऑन अराइवल थे इंस्पेक्टर। आप पोस्टमार्टम स्टार्ट कीजिए, तब तक हम क्राइम सीन पर होकर आते हैं। मुश्ताक शेख, कुछ बता सकते हो क्या हुआ, कैसे हुआ? मेरा पड़ोसी है इम्तियाज, वो दौड़ा दौड़ा आया दुकान पे और मुझे बताया कि रुबीना को किसी ने गोली मार दी। इरशाद मेरा बेटा है, उसने सबसे पहले अपनी माँ को देखा।
मैडम जी, पड़ोसियों से बात हुई है, पता चला है कि इस घर से धंधा चलता है। लगता तो नहीं कि घर से कोई भी सामान लूटा गया है। जो भी थे माँ बेटी को मारा और चले गए। सर, हमने इरशाद को ठंडा पानी लाने भेजा था और उसके बाद हमने इसकी चीखें सुनी। जोर जोर से अम्मी अम्मी चिल्ला रहा था। फिर हम जब पहुंचे दौड़े दौड़े तो देखा कि इरशाद रो रहा था और रुबीना आंटी जमीन पर थी। मेरे यहाँ आने तक तो अंदर कोई भी नहीं आया था साहब। मैं मेरी बेटी शाजिया को ढूंढने के लिए अंदर गया तो देखा उसे भी गोली मार दी। मुश्ताक, घर से कुछ चोरी हुआ है? पता नहीं साहब, मैंने देखा नहीं, मैं तो दुकान पे था। डॉक्टर, घर से भी कोई सामान चोरी नहीं हुआ, सिर्फ माँ बेटी का कत्ल हुआ है। एक एक गोली दोनों पे फायर हुई है, हद से ज़्यादा ब्लीडिंग हो चुकी है। काम कुछ ज़्यादा ही आसानी से हो गया। खेल पूरा टाइमिंग है और अपनी टाइमिंग बिल्कुल सटीक। कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी मिसिंग नहीं है? कुछ भी नहीं सर, विक्टिम का सेलफोन भी नहीं। इसका मतलब उनका मकसद सिर्फ रुबीना शेख और उसकी बेटी शाजिया का कत्ल था। सर, ये रुबीना शेख अपनी कोठी से ही कोठा चला रही थी। सर, मेरी 2 लड़कियों से बात हुई है, एक का नाम आफरीन है और एक का नाम गौहर, और सर दोनों ने कबूल किया है कि वो उस घर में प्रोस्टिट्यूशन का काम करती थी। गौर, उस पुलिस वाले ने हमारा नाम और नंबर क्यों लिया? इतना मत डर आफरीन, हमने थोड़ी ना कुछ किया है। हमने कुछ नहीं किया, पर डर तो लग रहा है ना। रुबीना भी और शाजिया को इस तरह से मार डाला। अगर अभी हम लोग वक्त पे पहुंचे होते तो हमें भी ऐसे ही मार डालते। हाँ, हमें जसबीर दीदी के पास ही चले जाना चाहिए था। सर, दोनों कल सुबह 10 बजे यहाँ हाजिर होंगी। सर, मुश्ताक से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, लेकिन मर्डर की वजह से थोड़ा हिला हुआ है। फैमिली में कोई और है इस बच्चे इरशाद के अलावा? रुबीना शेख की एक बड़ी बेटी है, मेरठ में शादी हुई है, मिनाज नाम है। ये सब कैसे हुआ अब्बू? कुछ समझ में नहीं आ रहा मिनाज बेटा, कौन थे, क्यों गोली मार दी तुम्हारी अम्मी को और शाजिया को? कामरान और मैं कल ही कानपुर आ जाएंगे। आजा बच्चा, आजा, बहुत अकेला हो गया हूँ यहाँ पर। इरशाद कैसे है अब्बू? हेलो, कौन बोल रहा है? जी, फोन आपने किया है। मैं मुनीरगंज थाने से सब इंस्पेक्टर अनिल वर्मा बोल रहा हूँ। जी, मैं वाहिदा मलिक बोल रही हूँ। क्या बात है? आज शाम को 5:30 बजे आपको शाजिया के फोन से कोई कॉल आया था क्या? जी आया था। बेटा, वाहिदा को फोन करके पूछ, मुस्कान और अलविरा क्यों नहीं आई 3 दिन से? अभी फोन करती हूँ। वाहिदा जी, क्या आप जानती हैं शाजिया और उसकी माँ रुबीना का मर्डर हुआ है? या अल्लाह, ये क्या बोल रहे हैं आप? वैसे शाजिया ने आपको किस सिलसिले में कॉल किया था? हालचाल पूछने के लिए। पुराने ताल्लुकात हैं हमारे। आप रहती कहाँ हैं? जी, मोइनुद्दीन नगर में। क्या हुआ अम्मी? अम्मी, बोलो ना। अलवीरा, मुस्कान, बैठो। रुबीना और शाजिया अब नहीं रहे। क्या? कत्ल हो गया है उनका। सर, रुबीना के लगभग सारे कॉल्स उसके कस्टमर को ही किए गए हैं। गोरख धंधा जमकर चल रहा था घर से सर। इस रुबीना की सारी हिस्ट्री निकलवाओ, सबसे पूछताछ करते हैं और देखते हैं कौन कितना बोलता है और कितना छुपाता है। कोई तो है जो दुख और दर्द की आड़ में सुकून पा रहा है इस डबल मर्डर से। अब क्या करना है बोलिए? हथौड़ा हमेशा के लिए गर्म नहीं रहेगा। बहुत गर्म है उदय, थोड़ा ठंडा होने दे। जसबीर दीदी, पंछियाँ अभी अभी आज़ाद हुई हैं, कभी भी उड़ सकती हैं, आसमान बहुत बड़ा है। ऐसे कैसे उड़ जाएंगे? इतनी जल्दी पर नहीं आते, तो 4 दिन रुक जाओ, फिर फेंक अपना जाल और खींच ले सारी पंछियों को। प्रॉब्लम क्या है? जैसा आप कहें जसबीर दीदी। खाना लगा दूं?
लगा दे। इस डबल मर्डर से कोई कुछ हासिल करने की फिराक में था। इस कत्ल से कुछ लोग शोक मना रहे थे तो कोई खुशियां मना रहा था। लेकिन दूसरे दिन रुबीना के इतिहास के चौंकाने वाले पन्ने सामने आए। लेकिन क्या इन पन्नों पर कातिल का नाम और कत्ल का कारण भी लिखा गया था? एक बात समझ में नहीं है सर, पड़ोस में किसी ने भी गोलियों की आवाज नहीं सुनी। सालों से पड़ोसियों ने जो देखा और जो सुना सब बताया हमें। हमने भी कभी कुछ छुपाया नहीं है सर। हाँ, रुबीना धंधा चलाती थी, लेकिन पूरी ईमानदारी से। लड़कियों से धंधा करवाती थी ईमानदारी से? आप खुद उन लड़कियों से पूछ लीजिए ना जो हमारे घर में बैठती थी। किसी के साथ में कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी साहब, कोई ट्रैफिकिंग का चक्कर वक्कर नहीं था। लिखित में कॉन्ट्रैक्ट होता था, स्टैम्प पेपर पर लिखा होता था कि हम अपनी मर्जी से धंधा कर रहे हैं। शुरुआत यहीं से की थी या कहीं और से? मैडम, हमारे घर की हालत हमेशा खस्ता रहती थी। गरीबी झेलते या जिल्लत, इसीलिए जिल्लत की आदत लगा ली मैडम। हमें किसी ने यहाँ ज़बरदस्ती नहीं ढकेला, हम खुद से 2 साल से रुबीना आपी के साथ काम कर रहे हैं। ये रुबीना की बेटी शाजिया, ये भी बैठती थी कस्टमर्स के साथ? हाँ मैडम। रुबीना आपी की बड़ी बेटी, वो भी यही करती थी उसकी शादी से पहले तक। रुबीना अपनी बेटी से भी धंधा करवाती थी? हाँ मैडम, लेकिन कभी कोई ज़बरदस्ती नहीं होती थी। हम सब अपनी मर्जी से यहाँ काम करते थे, मिनाज और शाजिया भी। तुम्हारी रुबीना भी और शाजिया को मारकर किसका फायदा हो सकता है? मैडम, ये हम कैसे बता सकते हैं? हम रुबीना आपी के घर 6:30 बजे तक पहुँच जाते थे। 7 बजे से कस्टमर आना शुरू हो जाते थे और सुबह 4 बजे तक हम वहीं काम करते थे। कल हम लोग लेट गए थे, तभी ये सब कुछ। कोई कस्टमर था, कोई दलाल जिसका कभी तुम्हारी रुबीना के साथ अनबन हुई हो या शाजिया के साथ? मालिक, एक तो ये रुबीना शेख कोई छोटी मछली नहीं थी इस कारोबार की, अच्छी खासी छपाई चल रही थी। उसके घर से वो 2 लड़कियां, गौहर और आफरीन, और उसकी खुद की बेटी शाजिया, ये तीनों मिलकर इतना अच्छा छापती थी। नहीं साहब, 8 साल से धंधा चला रही थी रुबीना शेख। पहले ये घर नहीं था, बाकायदा असली वाला कोठा था। 25-30 टॉप की लड़कियां धंधा करती थी यहाँ से, बड़े बड़े सेठ लोग आते थे। तो बुरे दिन कैसे आ गए? ये जो रुबीना महल है, इस पर 3 बार रेड पड़ चुकी है। आप ही के थाने के पहले वाले ऑफिसर के पास केस था, कोर्ट से ऑर्डर आया, सील लग गया 2 साल के लिए। तो ये सेकंड इनिंग कैसे शुरू हुई? कोर्ट में एफिडेविट बनाकर दिया कि गलत धंधा नहीं करेगी घर से, घर वापस मिल गया। तो सबसे पहले अपनी बड़ी वाली बेटी मीनाज को पार्सल कर दिया शादी करके। फिर सेकंड इनिंग शुरू हुई चुपके से। सिर्फ 3 प्लेयर्स के साथ? और भी हो सकती हैं, थोड़ी फील्डिंग करनी पड़ेगी मुझे मालिक, बताता हूँ आपको। कोई क्यों मर्डर करेगा इनका? मालिक, ये जो उसका पति है मुश्ताक हार्डवेयर वाला, उसको तो घसीट ही लो आप। क्यों साहब? मामला पैसे का हो सकता है। लाखों रुपए कमाती थी ये रुबीना, लेकिन घर बार सब कुछ उसके नाम पर था। इस मुश्ताक के नाम पर तो कुछ भी नहीं था। मुझे तो शक एक ही शख्स पर है। किस पर? जसबीर कौर। कौन है जसबीर कौर? ये मुश्ताक शेख किसी जसबीर कौर पर ब्लेम डाल रहे हैं। चाल है उसके सर, ये कांड उसी का किया करा लगता है। सर, इस जसबीर की पूछताछ बनती है। वर्मा, नेहा, अपने सारे खबरियों को दौड़ा। कट्टा इस्तेमाल हुआ है, जरूर किसी न किसी हिस्ट्री शीटर की इन्वॉल्वमेंट रही होगी। वो हाथ आएगा तो मास्टरमाइंड अपने आप हाथ लग जाएगा। तो क्या सोचा? रेट वही रहेगा हमारा, रुबीना बी वाला, और शेयरिंग भी वही रहेगी। तुम लोग कस्टमर से ज्यादा चार्ज करोगे तो हमारा हिस्सा बढ़ाना पड़ेगा। जो भी टिप विप का रहेगा वो हमारा होगा, तू उसे हाथ भी नहीं लगाएगा। कल तक जो भीगी बिल्लियां बनी हुई थी आज म्याऊं म्याऊं शुरू कर दिया। कुत्तों के बीच बिल्लियां ही टिक पाती हैं, वो भी तेज नाखून वाली। मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है, पर मेरी भी एक शर्त है। तू फ्री में नहीं सोएगा हमारे साथ, हफ्ते में 1 बार भी नहीं। अरे वो सब नहीं है यार, मेरी शर्त बस इतनी सी है कि तुम मेरी लड़कियां बन के रहोगी।
किसी मैडम की नहीं। पहले जगह बता और कहाँ काम करना होगा वो बता, उसके बाद बात करेंगे। जी जसबीर कौर। सोच ही रही थी कि अभी तक आप लोग आए कैसे नहीं पूछताछ करने के लिए। सच कहूं तो रुबीना बी की मौत की खबर सुनकर मैं भी चौंक गई। सुना है 1 साल पहले तक तुम पार्टनर थी रुबीना की। सही सुना है। तो पहले पार्टनरशिप खत्म की, उसके बाद पार्टनर को। वाहिदा, हम दोनों के अरमान हैं, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम इसे मिलकर पूरा कर दें। यही काम हम पार्टनरशिप में करें। 4 साल पहले मैंने रुबीना बी के साथ पार्टनरशिप शुरू की थी मैडम। 10% कमीशन था मेरा। अच्छा चल रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। देख जसबीर, तू खुद धंधा करती है और मैं नहीं करती। मैं बिजनेस करती हूँ, मुझे काम आता है, मेरे पास लड़कियां हैं। लेकिन तू इस धंधे में क्या करेगी? रुबीना बी, अब ऐसा भी नहीं है कि मुझे धंधा करना नहीं आता। दर्जनों लड़कियां लाके खड़ा कर सकती हूँ जो यहाँ से धंधा करे। तो फिर ठीक है, तू लड़कियां लेके आ, कमीशन की बात अपन करते हैं। ठीक है, कल ही खड़ा कर देती हूँ। लेकिन एक बात साफ साफ कह देती हूँ, मेरे यहाँ पे जबरदस्ती वाली बेची गई भगाई गई लड़कियां कदम भी नहीं रख सकती। छी रुबीना बी, सवाल ही नहीं उठता। कोई मार पिटाई नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, अपनी मर्जी से हंसते खेलते धंधा करेंगे सब। 3 साल सब कुछ ठीक चला, धंधा भी बहुत बढ़ गया था। उसकी लड़कियां, मेरी लड़कियां काफी नोट बटोर रही थी। फिर तुम्हारी पार्टनरशिप टूटी क्यों? क्योंकि रुबीना भी मुझे पार्टनर समझती ही नहीं थी। 3 साल में उन्होंने 5% भी नहीं बढ़ाया और मुझे 25% चाहिए थे। तो तुम अलग हुई? जी, अपनी लड़कियों को लेकर जिन्हें मैं लेकर आई थी। और अब तुझे बाकी की लड़कियां भी चाहिए थी जो तू नहीं लाई थी। इस धंधे में ना सब कुछ ऐसा ही चलता है, यहाँ से तोड़ो वहाँ से जोड़ो, हरदम यही सब चलता है। इस बिजनेस में लड़कियों की डिमांड सप्लाई से कहीं ज्यादा है। बातें तो तुम ऐसे कर रही हो जैसे बहुत जायज और नेक काम कर रही हो। क्या करे साहब, जो है सो है। हम अपना जिस्म बेचकर रोटी कपड़ा मकान और थोड़ा सा मक्खन बटोर लेते हैं, किसी दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़ते। 2 लोगों की जाने गई है जसबीर, जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं। फिर किसका लेना देना है? उससे पूछे जिसने मेरा नाम लिया है, मुश्ताक ने। मुश्ताक ने क्यों लिया तुम्हारा नाम? क्योंकि सबसे ज्यादा शक मुझ पर जाता है। पार्टनरशिप किसने तोड़ी? मैंने। लड़कियों को किसने तोड़ा? मैंने। ग्राहकों को किसने तोड़ा? मैंने। तो विलन कौन हुआ? मैं। तो मुश्ताक अपनी ही बेटी और अपनी ही बीवी को क्यों मारेगा? कैसी बीवी और कैसी बेटी? जो अपनी बीवी की कमाई खाता है वो अपनी अम्मा को भी बेच के खा जाएगा। तो उसमें उसका क्या फायदा? रुबीना के मरने के बाद सब कुछ उसका है। सब मैंने कत्ल करवाया? मैं ऐसा क्यों करूंगा साहब? साहब मेरी पत्नी। तेरी अपनी पत्नी जिसने अपनी कमाई की एक फूटी कौड़ी तेरे नाम नहीं की। ये झूठ है साहब। रुबीना का सारा पैसा उसी के नाम पर था क्योंकि मैं ऐसा चाहता था। सवाल ही पैदा नहीं होता मैडम कि मेरे अब्बू ऐसा कुछ करेंगे। सवाल का जवाब नहीं मिला मुझे मिनाज। किसने मारा होगा तुम्हारी छोटी बहन और तुम्हारी अम्मी को? मैं कैसे बता सकती हूँ मैडम, मैं तो यहाँ थी ही नहीं। चलो मान लिया तुझे उसके पैसे नहीं चाहिए थे, तो फिर ऐसा क्या था मुश्ताक जिसकी वजह से तुझे इतना गुस्सा है? उसने तेरी बेटियों को धंधे पे लगा दिए थे इसलिए? अरे नहीं साहब, पहले तो आपके कान किसी ने गलत बात से भर दिए। वो तीनों बच्चे, मिनाज, शाजिया और इरशाद, वो तीनों मेरे बच्चे नहीं हैं, रुबीना के पहले पति के। पहला पति कौन था वो? 10 साल पहले हमारे अब्बू का इंतकाल हो गया था मैडम। कैसे? एक्सीडेंट। देख मिनाज, तेरी अम्मी नहीं रही, तेरी छोटी बहन नहीं रही, तो अब तू हमारे साथ कोऑपरेट कर और ये बता कि तुझे जबरदस्ती डाला गया इस धंधे में? बिल्कुल नहीं मैडम, मैं और शाजिया तो बचपन से अम्मी और बाकी औरतों को देख देख कर बड़ी हुई हैं। हमारे लिए ये आम बात थी। अम्मी या अब्बू किसी ने भी हमसे एक बार भी नहीं बोला कि ये धंधा करो। तो तुमने छोड़ क्यों दिया? शादी कर ली ना मैडम।
उसके बाद ये सब नहीं करना था। तो मुश्ताक ने तुम्हारी अम्मी को जबरदस्ती ढकेला था इस धंधे में? नहीं नहीं, वो तो अम्मी से बहुत प्यार करते थे, हमारा भी ख्याल रखते थे। हाँ, उन्होंने ये दुनिया जरूर दिखाई थी, लेकिन अम्मी का खुद का फैसला था इस धंधे में उतरने का। क्यों? क्योंकि यहाँ पैसा कमाना आसान है। कॉन्ट्रैक्टर लोगों के लिए लड़कियों का इंतजाम करता था मैं किसी जमाने में। ये सच है, जिनके यहां माल मेरी दुकान से जाता था ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए। फिर इश्क हो गया, रूबीना से शादी कर ली ताकि जिंदगी भर उसकी कमाई खा सके। अरे नहीं साहब, मैंने उससे कहा था कि ये धंधा करते हैं, इसमें पैसा है। वो मान गई। कस्टमर मैं लेकर आता था, वो धंधा चलाती थी। जिसमें से एक भी पैसा उसने तेरे नाम नहीं किया। अरे साहब, मैं खुद चाहता था कि पैसा उसके नाम पर रहे। क्यों? क्योंकि वो खुश रहे, उसे ऐसा नहीं लगे कि उसकी कमाई को छीन रहा। बहुत प्यार करता था उससे साहब मैं। तो फिर उसे मारा कि मुश्ताक? भला मैं क्यों मारूंगा उसे? शाजिया, इरशाद, मिनास, इन तीनों को अपने बच्चों की तरह प्यार करता हूं मैं। फिर उनकी अम्मी को क्यों मरवाऊंगा साहब? जरूर आपको जसबीर ने भड़काया होगा। अपने आप को बचा रही है साहब, वो एक नंबर की शातिर औरत है वो। अलविरा और मुस्कान हमारे साथ रहेंगी, हम सब मिलकर धंधा चलाएंगे। तू और लड़कियों का बंदोबस्त कर, तुझे तेरा कमीशन मिल जाएगा। वारी ना, मैं तुझे अलविरा मुस्कान के साथ अपनी डील के बारे में बता रहा हूँ और तू अपनी दुकान अलग से खोलने पर लगी हुई है। ऐसा है ना उदय, तू ठहरा साला मर्दजाल। अगले 20 साल बाद भी ना हम औरतों की दलाली खाता रहेगा, लेकिन इस धंधे में साली हम औरतों की ना एक्सपायरी डेट होती है। क्या समझा? हाँ हाँ, सब समझा। चल सोच के बताता हूँ। पक्का? हाँ 100%। एक लड़की ने ही मुझे बताया है। एहसान फरामोशी की हद तो देखो, थोड़ी सी बेड़ियां क्या खोली, सबके पर निकल आए। अवैध गोरख धंधा इस तरह चलाया जा रहा था जैसे कोई जायज बिजनेस हो। और सर अजीब बात थी, खुद की बेटियां भी यही धंधा कर रही थी, वो भी सब अपनी मर्जी से। और ये दोनों लड़कियां भी, गौहर और आफरीन। सवाल ये उठता है कि मर्डर किसकी मर्जी से हुआ है और क्यों? ये सारे मिले हुए हो सकते हैं सर। इस रूबीना की काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, गहने हैं, ब्लैक का पैसा है जैसे वो मार्केट में चला रही थी। मुश्ताक को शायद ये सारी दौलत चाहिए थी और जसबीर को भी। कहीं दोनों मिलकर हमें गुमराह करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? सर बड़ी बेटी मिनाज भी तो है। मिनाज, मुश्ताक, जसबीर, ये सब मिले हुए हो सकते हैं सर, रूबीना की दौलत को हासिल करने के लिए। हो सकता है, लेकिन जिसने भी इस मर्डर की सुपारी ली है वो कोई पेशेवर हिस्ट्री शीटर होंगे या होगा। इतनी परफेक्शन के साथ शाम के टाइम आना, शोरगुल के बीच में चुपचाप एक एक गोली माँ बेटी को दागना और आराम से निकल जाना। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि अगर ये कोई पेशेवर हिस्ट्री शीटर हैं तो इनकी कोई हिस्ट्री निकल क्यों नहीं रही? कोई भी खबरी अभी तक कोई ढंग की खबर क्यों नहीं ला पाया? कौन है ये हत्यारा या हत्यारे? इतना क्या सोच रही वाहिदा? यहीं से शुरू कर सकते हैं हम अपना धंधा। पर हिना, यहाँ से कैसे? कैसे नहीं, रूबीना बी ने भी तो ऐसी छोटी सी जगह से ही शुरुआत की थी ना। महल फहल तो बाद में आए। और देख इसे, ये मुस्कान, अलविरा, सोने की मुर्गियां हैं हमारी। और भी कई चिड़िया आ जाएगी। ठीक है, तो यहीं से शुरू करते हैं। दिन ब दिन ये केस पेचीदा होता जा रहा था। ये डबल मर्डर फ्लैश ट्रेड की दुनिया में हुआ था, जहां इस व्यवसाय में शामिल सभी लोग बड़े ढीठ अंदाज में अपना कारोबार चला रहे थे, डंके की चोट पर। लेकिन फिलहाल इस कत्ल का मकसद और कातिलों की पहचान दोनों पुलिस के रडार के बाहर थे। बस एक बाय चांस नजर में आई बात ने पुलिस को इस केस के चक्रव्यूह में पहला दाखिला दिया। हाँ मालिक, जब से इस रूबीना शेख का कत्ल हुआ है बहुत अफरा तफरी मच गई है। कैसी अफरा तफरी? और कहाँ? दलालों के बाजार में? एकदम ठीक पकड़े हैं मालिक। एक दल्ला है जो जसबीर कौर के लिए काम करता है। बंदा काफी फुदक रहा है। रूबीना बी की लड़कियों को खींचा जा रहा है, गेम खेला जा रहा है कोई जबरदस्त। नाम बोल दो इसका। उदय नाम है बंदे का। जसबीर के लिए काम करता है? जी मालिक, और उससे पहले रूबीना के लिए लड़कियां अरेंज करता था। नहीं साहब, मेरा कोई खुद का कोठा उठा नहीं है। मैं तो बस वो रूबीना बी की लड़कियां फ्री हो गई थी तो दूसरी जगह लगा दिया। रूबीना शेख की लड़कियां फ्री हुई थी या फ्री कराई गई थी? क्या मतलब साहब? तुम्हारी लाइन में कभी कोई लड़की फ्री होती है? एक पिंजरे से निकली तो दूसरे पिंजरे में दाखिल। किसने मरवाया रूबीना शेख को?
साहब मुझे नहीं मालूम साहब। तो तुम दोनों को सब कुछ मालूम है। आफरीन, गौहर, उस दिन तुम लोग लेट इसलिए पहुंचे क्योंकि तुम्हें लेट पहुंचने के लिए बोला गया। किसने कहा था लेट पहुंचने के लिए? नहीं मैडम, हम सच में लेट हो गए थे। हमारा इस मर्डर में कोई हाथ नहीं है। मेरा हाथ क्यों होगा साहब? मैं तो छोटा सा दल्ला हूँ, खूनी नहीं। तो फिर खूनी कौन है? किसने मरवाया रुबीना शेख को? मुझे क्या मालूम साहब, मैं इन बड़े लोगों के झगड़ों में नहीं पड़ता। झगड़ा मतलब बिजनेस वाला झगड़ा था मैडम, जसबीर दीदी और रुबीना बी के बीच। तुम दोनों को लेकर? जी हाँ मैडम, जसबीर दीदी हम दोनों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही थी। इस तरह रुबीना शेख को ख़त्म करके? नहीं मैडम, हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे। मैडम, रुबीना भी रही नहीं तो हम लोगों ने उदय से बात की, क्योंकि मैडम हमें काम की सख्त ज़रूरत है। साहब वो आफरीन और गौर फ्री हो गई थी, इससे पहले कोई और झपट्टा मारता मैंने उन दोनों के साथ डील कर ली। कोई और झपट्टा? कौन कोई और? बोल। साहब अब मौका देख के कौन चौका नहीं मारना चाहता है। और वो दोनों लड़कियों की अम्मा भी तो सब अपना खुद का कुछ शुरू करने का प्लान कर रही है। कौन दोनों लड़कियां? साहब वो है ना अलवीरा और मुस्कान, उसकी अम्मा वाहिदा और उसकी सहेली हिना, वो दोनों मिलके अपना खुद का कोटा शुरू करने का प्लान कर रहे हैं। कौन वाहिदा? वाहिदा मलिक? जी साहब। वो मोइनुद्दीन नगर वाली? हाँ वही। सर, इस वाहिदा से मैं बात कर चुका हूँ। शाजिया के फ़ोन से लास्ट कॉल उसी को गया था। इस वाहिदा की दोनों बेटियां अलवीरा और मुस्कान ये रुबीना महल से ऑपरेट करती थी? हाँ साहब, वो दोनों उधर ही बैठती थी और मैं उन दोनों के लिए सेटिंग करता था। दलाली? हाँ साहब, दलाली। अलवीरा और मुस्कान भी हमारे साथ काम करती थी रुबीना महल में। लेकिन मैडम मर्डर के 4-5 दिन पहले से उन्होंने काम पे आना बंद कर दिया था। सही, इस अलवीरा और मुस्कान को उठाते हैं। उन्होंने 4-5 दिन पहले ही रुबीना महल जाना छोड़ दिया था। शायद उन्हें इस बात का अंदाजा होगा कि कुछ होने वाला है। नेहा, एक काम करो, इस वाहिदा के घर जाओ और अलवीरा और मुस्कान से बात करो। और वर्मा, मुझे इस वाहिदा और हिना की पूरी बैक स्टोरी चाहिए। इस जिस्म फरोशी की नौटंकी में ये 4 नए किरदार दाखिल हुए हैं, देखते हैं क्या रोल है इनका। मैडम ये वहाँ जाती थी, पर ऐसे ही मैं जानती थी ना रुबीना और शाजिया को। वाहिदा मलिक, ये बात मुझे अलवीरा और मुस्कान से सुननी है। अरे ये क्या बताएंगी? इन्हें क्या पता वहाँ खून होने वाला है? ये तो बच्चियां हैं। दोनों से धंधा करवाती हो, अपना कोठा शुरू करने वाली थी। वाहिदा ये कुछ बोल नहीं रही है पर कह काफी कुछ रही है। क्या मतलब? जबरदस्ती होती थी तुम्हारे साथ अलवीरा? मुस्कान? नहीं नहीं मैडम, आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं। हिना कौन है? क्यों? मैंने पूछा हिना कौन है? मेरी सहेली है। ये हिना आप लोगों के रडार में कैसे आ गई मालिक? ये हिना चीज क्या है जावेद? बहुत ही पहुंची हुई चीज है। स्टोरी बता इसकी। टॉप की वैश्या हुआ करती थी हिना, फिर अपने ही ग्राहक के इश्क में पड़ गई, शादी भी हो गई। किसके साथ? एक ट्रेवल की गाड़ी चलाता है, कादिर कुरैशी नाम है। इसकी भी बड़ी दिलचस्प हिस्ट्री है। सुना सर, मुझे लगता है वाहिदा का इन सब चीजों में कोई ना कोई कनेक्शन है, उठा लेना चाहिए इसे। क्यों लगता है कोई कनेक्शन है? सर, वाहिदा की दोनों लड़कियां अलवीरा और मुस्कान, सर दोनों के हाथ पे मार के निशान है। लगता है दोनों के साथ जबरदस्ती की जा रही थी। और सर ये उदय भी कह रहा था कि वाहिदा और उसकी सहेली हिना ये दोनों पार्टनरशिप करने पे तुले हुए हैं। वाहिदा और दोनों लड़कियों से अलग अलग क्वेश्चनिंग करेंगे, तीनों को थाने ले आओ। ये हिना का पति कादिर कुरैशी हिस्ट्री शीटर है। अच्छा, चार्ज क्या था? अपनी पहली पत्नी का मर्डर, 7 साल जेल काट चुका है बंदा। सुनिए, मेरी बच्चियों को जाने दीजिए। आपको जो पूछना है मुझसे पूछिए, जो सवाल करना है मुझसे करिए, पर मेरी बच्चियों को जाने दीजिए। उन्होंने कुछ नहीं किया है। बेटा अलवीरा, मुस्कान, देखो हमसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी जानती हो सच सच बोलो। मालूम था तुम्हें रुबीना और शाजिया का कत्ल होने वाला है? नहीं सर, हमें नहीं पता। क्या तुम दोनों को पता था कि तुम्हारी अम्मी वाहिदा और उसकी सहेली हिना
ये अपना खुद का कोठा शुरू करने वाली थी, और क्या यही कारण था कि उन्होंने रुबीना को मरवा दिया? सर, ये जो औरत है वाहिदा, जो बाहर बैठी है, हाँ, ये दोनों बेटियां उसकी, अलवीरा और मुस्कान। सर, इस वाहिदा की सहेली हिना, उसका पति कादिर पुराना हिस्ट्री शीटर है। वो अपनी पहली पत्नी के कत्ल में 7 साल जेल में काट चुका है। देखो अलवीरा, मुस्कान, अब भी वक्त है। सच सच बोलो अगर कुछ जानती हो तो। सर, सच में हमें कुछ नहीं पता है। बेटा, तुम्हारे हाथ पे मार के निशान कैसे हैं? किसी ने मारा? तुम लोगों से जबरदस्ती धंधा कराया जा रहा था या फिर चुप रहने के लिए मारा गया? तुम दोनों बालिग हो, लेकिन अभी भी बच्चियां हो। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ ये कभी होना नहीं चाहिए था, और यकीन मानो आज के बाद कभी नहीं हो। लेकिन प्लीज हमें ये बताओ कि तुम्हारे हाथों पर ये निशान कैसे आए? अब्बू ने मारा है हमें। वो रुबीना भी और शाजिया के कत्ल के 5 दिन पहले उन्होंने हमें वहां जाने से रोका और खूब मारा। कौन है तुम्हारे अब्बू और क्यों मारा उन्होंने तुम्हें? वो हमारे सौतेले अब्बू हैं, कादिर कुरैशी। क्या? कादिर कुरैशी? जी। वो तो हिना का पति है। जी साहब, कैसा ना हो? अब तू अपना नया धंधा जमा नहीं पाएगा कादिर, क्योंकि तेरे धंधे पर कानून हावी होने वाला है। और हाँ, हिना को भी बुला ले, उसका भी बराबर का हिस्सा है ना तेरे धंधे में। जो समझा जा रहा था दरअसल वैसा था नहीं। इस डबल मर्डर के पीछे का मोटिव कुछ ऐसा निकला जिसने सबके होश उड़ा दिए। और सबसे चौंकाने वाली बात थी उन तमाम लोगों की कहानियां जो इस अमानवीय फ्लैश ट्रेड के दलदल में फंसे हुए थे। तुम दोनों को पता था कि ये मर्डर होने वाला है? जी नहीं मैडम। मैडम जी, हमारी पार्टनरशिप की बात तो रुबीना के कत्ल के बाद हुई थी। इस बारे में हमें कुछ नहीं पता सच में। और हमारा इन सब से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं। और कादिर को तो आप इस सब में ना ही लाइए, उसने कुछ भी गलत नहीं किया। हैरत की बात तो ये है कि इस गलत धंधे में तुम लोग गले तक डूबे हुए हो, और सही गलत की बात इतनी आसानी से करते हो। देखिए मैडम जी, कादिर ने कत्ल नहीं किया। उसने अकेले नहीं किया होगा, तुम सबने साथ दिया उसका। क्या खेल खेलता है कादिर? पहली बीवी को मार डाला, उसके बाद वाहिदा से शादी की, फिर हिना से। इस गोरख धंधे का पुराना चावल मालूम होता है तो? बस पुराने चावल की तरह उबलने में देर मत लगाना कादिर, क्योंकि हम तुझे निथारेंगे नहीं, पहले उबालेंगे फिर गलाएंगे, उसके बाद तेरी खिचड़ी बनाएंगे। मेरी पहली बीवी के साथ मेरा झगड़ा था वहीदा को लेकर, क्योंकि मैं उससे इश्क करता था, इसलिए गर्मा गर्मी में हाथ चल गया और वो मारी गई, जिसका मुझे बहुत अफसोस है। लेकिन इस जिस्म फरोशी के धंधे से मेरा कोई लेना देना नहीं है, और ना ही कभी वहीदा का था। मर्द की जात एक जैसी होती है मैडम जी। मेरे पहले शौहर ने किसी दूसरे के लिए मुझे छोड़ दिया, फिर ये कादिर आया मेरी जिंदगी में, और थोड़े टाइम बाद वो भी हिना के प्यार में पड़ गया। अलवीरा और मुस्कान तुम्हारे पहले पति से हैं? हाँ मैडम जी, मुझे तो इस धंधे के बारे में कुछ भी पता नहीं था। ये रास्ता तो मुझे हिना ने दिखाया था। साहब, मैं कभी कभार बैठता था हिना के साथ, पर कब इश्क हुआ कुछ पता ही नहीं चला, और मैंने उसके सामने शादी के लिए एक शर्त रखी कि वो धंधा नहीं करेगी। जी, और मैं कोई दल्ला वल्ला नहीं हूँ साहब, टैक्सी चलाता हूँ। और आपको क्या लगता है कि मैं खुद अपनी बेटियों अलवीरा और मुस्कान को इस लाइन में आने देता? सौतेली बेटियां कादिर, उन बच्चों के हाथों के निशान शताब बताते हैं कि तू उन्हें मार मार कर जबरदस्ती इस धंधे पे भेजता था। बिल्कुल नहीं, मैं उन्हें इसलिए नहीं मारता था कि वो धंधा करें, बल्कि इसलिए मारता था कि उन्हें ये धंधा करने से रोक सकूं। दोज़ख है, दोज़ख है वो। तुम बच्चों को वहां सड़ने के लिए क्यों भेजती हो? जिस हिना से तुम नफरत करती हो उसकी बातों में कैसे आ गई? बच्चियां मेरी हैं। तुमने तो मुझे तलाक देकर पल्ला झाड़ लिया और चली गई उस कमीनी हिना के पास। अब हम मरे, सड़े या दोज़ख में जाएं, तुमसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। बेटा, मैं तुम्हारा अब्बू, मैं जब तक जिंदा हूं ना तुम्हें ये काम नहीं करना पड़ेगा, और मेरे बाद भी नहीं।
इंतजाम कर जाऊंगा ना तुम्हारे लिए। ये कोकली बातें जाके तुम उसी ना के पास करना जिसके लिए तुमने हमें छोड़ दिया। और वैसे भी वही तो है जो इन दोनों पे डोरे डाल रही है। आज के बाद अलवीरा और मुस्कान पर डोरे नहीं डालेगी तू। और एक बात अपने घटिया दिमाग से निकाल दे कि लड़की अगर किसी के साथ बैठ गई उसके बाद आदत बन जाती है। अब वो ये धंधा नहीं करेंगे। निकाल लिया है मैंने उन्हें। तुम ऐसा नहीं कर सकते कादिर, क्योंकि तुम धंधे में से लड़की को तो निकाल सकते हो लेकिन लड़की में से धंधे को नहीं। और जब वाहिदा को कोई तकलीफ नहीं हो रही तो तुम्हें क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? बेहया औरत, तुझे उस गंदी नाली से निकाल कर शरीफों के बीच लाया, लेकिन तू बनी ही वहां के लिए है। गंदी नाली से कमाया हुआ है शराफत से। पैसा और सिर्फ पैसा बोलता है। जाकर देखो उस रूबीना शेख को कहां से कहां पहुंच गई है। अरे दोजख में है वो रूबीना, और मेरी बच्चियां मेरे जीते जी उस दोजख में कदम नहीं रखेंगी, समझी तू? रोक कर दिखा। अपनी मर्जी से धंधा करने वाली लड़की ना किसी के बाप की नहीं सुनती। हाँ, तुम तो वैसे भी सौतेले बाप हो। हिना की बात सच निकली। नहीं रोक पाया मैं अलवीरा और मुस्कान को इस धंधे में जाने से। कादिर मियां, मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की। मैं अलवीरा और मुस्कान की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। तो कह दो ना उनसे कि ना आए। मैंने कोई दावत पे थोड़े बुलाया है। और वैसे भी वहीदा और हिना ही उन्हें यहाँ लेके आई थी। तुम्हें ऐसे बच्चियों से धंधा नहीं करवाना चाहिए रूबीना भी। कादिर, अपनी औकात में रहो। मेरा धंधा मुझे कैसे चलाना है तुम मुझे सिखाओगे? अरे मेरे यहाँ पे धंधा सीधे और साफ तरीके से होता है। कोई गंदगी और जबरदस्ती नहीं है। और नसीहत देने का इतना ही शौक है ना तो जाके अपने दोनों बीवियों को चुप कराओ पहले। तब हो सकता है तुम्हारी दोनों बेटियां तुम्हारी बात सुने, लेकिन मैं नहीं। मैं ना तुम्हारी छोड़ी हुई बीवी हूं और ना तुम्हारी सौतेली बेटी। कादिर भाई, कब तक ऐसे मुंह लटका के जियोगे? समझ नहीं पा रहा हूँ यार माजिद। कैसे समझाऊं बच्चियों को, कैसे काबू में रखूं ये हिना और वहीदा को? बीड़ियाँ लगा तो नहीं सकते, पर बीड़ियों को हमेशा के लिए तोड़ तो सकते। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। वो बेड़ी रूबीना थी और मैंने उन बेड़ियों को ही तोड़ डाला। तूने रूबीना शेख को मार डाला जान से। जी हाँ। कौन है? कौन है ये? बच्ची को मारने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मुझे तो उसका नाम तक मालूम नहीं था। पर ये जरूरी था ताकि वो गवाही ना दे सके। कादिर शेख, तूने अपनी बच्चियों को बचाने के लिए एक औरत और उसकी बेटी को मार डाला, वो भी इतने आराम से। और क्या करता साहब? 101 चीजें कर सकता था कत्ल करने के अलावा। वाहिदा, हिना और रूबीना की शिकायत कर सकता था पुलिस में। एक हिस्ट्री शीटर की शिकायत की फिक्र कौन करता है साहब? गरीब मासूम बच्चों की फिक्र कौन करता है? और सच बताइए, क्या इन गोरख धंधों के बारे में आपको कुछ नहीं पता? इन दल्लों और इन मैडमों के बारे में जो ये धंधा चला रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता? ये सब छुपकर चलाया जाता है। कितना छुपकर और कितना बताकर, इसके बारे में आप बेहतर बता सकते हैं साहब। कोर्ट ऑर्डर्स की वजह से रूबीना महल एक बार फिर से सील हो चुका है। इस धंधे से जुड़े हर किसी की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही है। इस कांड से जुड़े सभी लोग अब पेट पालने के लिए दूसरे तरीके अपना रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। अबे थोड़े दिन चुपचाप पड़ा रहना शांति से। इस वक्त पुलिस की नाक कुछ ज़्यादा ही सूंघ रही है। थोड़े दिन बाद बात करूंगी। रख फोन अभी। कादिर कुरैशी और माजिद इब्राहिम को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए और धारा 120 के तहत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए गिरफ्तार किया गया है। अवैध दिशा में की गई मेहनत फल भी अवैध ही देती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यह अवैध फल इंसान को ऐसी बेड़ियों में जकड़ लेता है जो उसे नाखुशी की आंधी में लपेट लेती है। इन बेड़ियों को या तो कानून तोड़ता है और मुजरिम पर जेल की बेड़ियां लगा देता है, या फिर उस इंसान को अंदरूनी एहसास होता है कि इन बेड़ियों को उसे खुद ही तोड़ना पड़ेगा। कादिर ने बचाव में यह तो कह दिया कि सारा सिस्टम वेश्यावृत्ति को नजरअंदाज करता है, लेकिन सच्चाई यह है कि इस समस्या का हल सिर्फ और सिर्फ कानून का दरवाजा खटखटाना ही है। पर जो कदम कादिर ने उठाया, उस वजह से उस पर कानूनी बेड़ियां लगनी ही थी। कल रात आपसे फिर मुलाकात होगी एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें।
और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।